मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। डीएम साहब एक मजदूर का भेष बदलकर हॉस्पिटल छापा मारने के लिए पहुंचते हैं। वो हॉस्पिटल के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था उन्हें बाहर ही रोक देता है। उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है। डीएम साहब बहुत विनती करते हैं कि हमारा एक रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे देखने के लिए जाना है, हमें अंदर जाने दीजिए। लेकिन मजदूर बने डीएम साहब को वो गार्ड अंदर जाने नहीं देता है। फिर डीएम साहब अपनी फटी पुरानी पैंट से एक 50 रुपए का नोट निकालते हैं और उस गार्ड के हाथ पर रख देते हैं, तो गार्ड अब उन्हें अंदर जाने से नहीं रोकता है। मजदूर बने डीएम साहब जैसे ही हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में जाते हैं तो उनकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो बेड के नीचे फर्श पर पड़ी थी और उनका इलाज चल रहा था। वो महिला उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लगती है, तो वे उसके करीब जाते हैं। जैसे ही वो करीब आकर उस महिला को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने घुटनों पर नीचे बैठ जाते हैं और जोर से उनके मुंह से निकलता है, अरे पायल। इसके बाद वो पास में ही ट्रॉली में रखी दवाइयों को देखने लगते हैं। सभी दवाइयाँ एक्सपायर डेट की होती हैं। दवाइयाँ देखने के बाद वो मजदूर खड़ा होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ के सभी डॉक्टर को सस्पेंड कर देना चाहिए, इनकी डिग्रियां खारिज कर देनी चाहिए। उस मजदूर को इस तरह से चिल्लाता देख आसपास के सभी लोग और मरीज उसे देखने लगते हैं। तभी दो डॉक्टर वहां से गुजर रहे थे। एक डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है कि साला भिखारी कहीं का, हमें सस्पेंड कराने की बात करता है। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, तो वो मजदूर उस डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और उल्टा एक जोर का झन्नाटेदार थप्पड़ उस डॉक्टर के मुंह पर मार देता है। ये देखने के बाद डॉक्टर का सभी स्टाफ एक जगह इकट्ठा हो जाता है और गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो मजदूर बोलता है कि खबरदार, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इस जिले का डीएम हूँ। इतना सुनते ही पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच जाता है। सभी डॉक्टर के पसीने छूटने लगते हैं। आइए जानते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। गांव में एक 10 साल के बेटे के साथ हरिश्चंद्र जी रहा करते थे। हरिश्चंद्र जी एक मामूली से किसान मजदूर थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उनका बेटा विकास कक्षा 5 में पढ़ रहा था। एक दिन विकास घर में ही टीवी देख रहा था, तो टीवी में कोई फिल्म आ रही थी। वो फिल्म आईएएस ऑफिसर की जिंदगी से मिलती जुलती थी। उसमें आईएएस अधिकारी के बारे में बताया जा रहा था। विकास फिल्म को देखने के बाद उससे बहुत ही प्रभावित होता है और अपने पापा हरिश्चंद्र जी से बोलता है कि पापा, मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक आईएएस अधिकारी बनूंगा। उसके पापा ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे की बात को सुनकर वो फूले नहीं समाते हैं। वो बोलते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम एक दिन जरूर आईएएस अधिकारी बन जाओगे। बस अपनी पढ़ाई को लगन से करते रहो। दोस्तों, बात इधर उधर की होकर रह जाती है और समय भी गुजरता जाता है और कुछ वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। अब विकास भी बड़ा हो चुका था और अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। जब वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई की परीक्षा देता है और पास हो जाता है, तो उसके पापा हरिश्चंद्र जी उससे कहते हैं कि बेटा विकास, अब तुम अपनी पढ़ाई को यहीं छोड़ दो और मेरे साथ खेती बाड़ी के कामों में हाथ बटाया करो। ये बात सुनकर विकास मायूस हो जाता है और मायूस चेहरे के साथ ही बोलता है कि पापा, आप ऐसा मत बोलिए, मेरे सपने को चकनाचूर करने का काम मत कीजिए। मुझे पढ़ लिख कर आईएएस अधिकारी बनना है, मेरा बचपन से ही सपना रहा है। तो हरिश्चंद्र जी बोलते हैं कि मैं अब दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मुझसे खेतों में काम नहीं होता है, इसलिए अब तुम मेरे साथ खेतों में हाथ बटाया करो और ये पढ़ाई लिखाई को छोड़ दो, क्योंकि मेरी आमदनी भी कम हो गई है, मैं और पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। तो विकास अपने पापा से कहता है कि पापा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगा और आपके साथ खेतों में काम भी कराऊंगा, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। बस आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे हौसले को गिरने मत दीजिए। तो फिर हरिश्चंद्र जी भी कहते हैं कि ठीक है बेटा,
जैसा तू चाहे वैसे अपनी पढ़ाई को जारी रख। मैं तो कर ही रहा हूँ काम को, आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। अब विकास अपने गांव के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। दोस्तों, विकास बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझाया करता था और गणित का ट्यूशन पढ़ाया करता था। धीरे धीरे उसके पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। आसपास के गांव में उसका नाम चलने लगता है। हर एक गांव से माँ बाप अपने बच्चों को उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते थे। जब विकास देखता है कि दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब मैं अकेला इसको नहीं पढ़ा सकता, तो वह ट्यूशन पढ़ाने के लिए दो तीन अच्छे और होनहार टीचर को रख लेता है और अपने ट्यूशन बेंच की क्लास को कोचिंग सेंटर के रूप में बदल देता है और कोचिंग का नाम रखता है विकास कोचिंग सेंटर। अब उसका कोचिंग सेंटर भी बढ़िया से चलने लगता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे होनहार टीचर को अपने पास जॉब पर रखता था, उन्हें अच्छी सैलरी देता था, सभी टीचर का इंटरव्यू खुद लेता था और इंटरव्यू में पास होने के बाद ही टीचर को रख लेता था। कोचिंग सेंटर चलाने के साथ साथ थोड़ा बहुत अपने पापा के साथ भी खेतों में काम करा दिया करता था और अपनी पढ़ाई को भी कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों 3 साल बीत जाते हैं। अब वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, तो एक दिन उसके पापा हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बेटा, पास पड़ोस के लोग बातें बनाने लगते हैं, उंगलियां उठाते हैं कि अपने बेटे के साथ बुरा कर रहा है, उसकी कमाई खाने में लगा हुआ है, अभी तक शादी नहीं किया है, बेटा अब तुम अपनी शादी कर लो। लेकिन विकास साफ इनकार कर देता है कि मुझे पढ़ना है, ये शादी विवाह के चक्कर में नहीं उलझना है। लोगों का मुंह है, हजार तरह की बातें बनाते हैं, बनाने दीजिए। हरिश्चंद्र जी अपने बेटे को बहुत प्यार से पीठ को थपथपाते हुए समझाते हैं कि देखो बेटा, शादी कर लेने से तुम्हारी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इससे तो तुम्हारी पढ़ाई और भी ज्यादा निखर जाएगी, तुम और भी अच्छे से पढ़ाई को कर पाओगे। तो विकास पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जरा बताइए। मुझे भी तो हरिश्चंद्र जी बताते हैं कि बेटा तुम ट्यूशन भी पढ़ाते हो, खेतों में भी काम को कराते हो और इस सब के बाद घर का काम भी देखते हो, खाना वगैरह भी बनाते हो, साफ सफाई भी करते हो। घर के सैकड़ों काम होते हैं। अगर इस घर में एक बहू आ जाएगी तो घर का सब काम वो खुद संभाल लेगी। इसके बाद तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाओगे। बहू हमारी भी देखभाल करेगी और घर का काम भी संभाल लेगी। ये बात विकास की भी समझ में आ जाती है। वो सोचता है कि पापा ठीक ही कह रहे हैं। फिर वो कहता है, ठीक है पापा, मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। आप लड़की देखिए। इस पर जी भी बहुत खुश हो जाते हैं और विकास के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। पड़ोस के ही गांव में उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसका नाम पायल होता है। पायल भी पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। इसके बाद दोनों की फैमिली बैठकर शादी की बातचीत करते हैं और तारीख तय कर दी जाती है। 2 महीने के बाद तय की गई तारीख को बड़ी धूमधाम से पायल और विकास की शादी हो जाती है। पायल मायके से विदाई करके अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में वो बहुत बढ़िया तरीके से रहती है, विकास का ख्याल रखती है, उसके पापा का आदर सम्मान करती है और घर को भी अच्छे से संभालने लगती है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दोस्तों, शादी से पहले पायल ने 2-3 जगह संविदा पर इंटरव्यू दिया था नौकरी के लिए। तभी एक दिन किसी एक स्कूल से कॉल आता है। वो बताते हैं कि आपका हमारे स्कूल टीचर के तौर पर सिलेक्शन हो चुका है। तब जब ये बात पायल अपने पति विकास से बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं उस स्कूल में टीचिंग करना चाहती हूँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो विकास पायल को लेकर उस स्कूल में पहुंचता है जहां पायल का टीचर के लिए सिलेक्शन हुआ था। वहां जाकर वो प्रिंसिपल से मिलते हैं। विकास देखता है कि स्कूल इतना खास नहीं है, छोटा और प्राइवेट स्कूल ही है। तो विकास प्रिंसिपल से बात करने के बाद कहता है, ठीक है सर, हम आपको 2 दिनों में जवाब दे देंगे। अब विकास पायल को अपनी गाड़ी पर बैठाकर घर ले आता है और पायल को समझाता है
कि देखो वो एक प्राइवेट स्कूल है, ऐसे स्कूल का कोई भरोसा नहीं है, कब तुम्हें नौकरी से निकाल दें और वो तुम्हें इसका ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, बहुत कम सैलरी देते हैं। ये लोग अगर तुम पढ़ा ये लोग अगर तुम पढ़ाना ही चाहती हो, इतना ही शौक लगा है, तो तुम मेरे कोचिंग सेंटर में ही पढ़ा दो। लेकिन पायल इस बात को नहीं मानती है, वो जिद पकड़ लेती है कि वो तो उसी स्कूल में ही पढ़ाने जाएगी। पायल की जिद के आगे विकास भी बेबस हो जाता है। तो उसके पापा भी कहते हैं कि बेटा जब बहू का यही मन है तो इसे कर लेने दो। दोस्तों, शुरुआत में सभी कुछ अच्छे से चलता है। पायल वहां पढ़ाने के लिए जाती है, स्कूल जाने से पहले घर का सभी काम निपटा कर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो पायल की आदतें भी खराब होने लगती हैं। वो अपने पति से कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये सवेरे सवेरे कितनी जल्दी रहती है। तुम तो पूरे दिन इठल्ले बैठे रहते हो, घर के काम में मेरा हाथ नहीं बटा सकते। ये सब बातें विकास को बहुत बुरी लगती हैं। वो बोलता है कि देखो पायल, मैं खेतों में भी काम करके आता हूँ, कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मेरा एग्जाम आने वाला है, लास्ट ईयर की पढ़ाई है। ये तुम किस तरह की बातें मुझसे कह रही हो? तुमसे 3 लोगों का खाना भी नहीं हो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। पायल बड़बड़ाते हुए काम को करके स्कूल चली जाती है। लेकिन अगले दिन वो गुस्से में बगैर खाना बनाए स्कूल चली जाती है और जाते हुए बोल गई थी कि अपना खाना बना लेना, जैसे पहले बनाते थे। मैं आज स्कूल लेट से आऊंगी। कुछ दिनों तक यही नाटक चलता रहा। विकास ने बहुत बर्दाश्त किया, पायल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आती है। तो एक दिन विकास उसे साफ साफ शब्दों में बोल देता है कि तुम स्कूल तभी जाओगी जब खाना बना दोगी। अगर ये नौकरी करना है तो घर का भी काम देखना पड़ेगा। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और पायल अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में चली जाती है और कुछ दिनों बाद अपने पिता से बोलकर विकास के घर तलाक के पेपर भेज देती है। विकास उन पेपर पर साइन नहीं करता है और अपनी गाड़ी लेकर पायल के घर पहुंच जाता है। पायल के पिता से मुलाकात करता है, उनसे सभी बातें बताता है, लेकिन पायल के पिता भी पायल का ही पक्ष लेते हैं। वे बोलते हैं कि बेटा अगर ये पढ़ाना चाहती है तो तुम्हें इसे परेशानी क्या हो रही है। तो विकास बोलता है कि पिताजी मुझे इनके नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये संविदा पर नौकरी कर रही है और वो एक प्राइवेट स्कूल है जो इन्हें कभी भी नौकरी से हटा सकते हैं। अगर इन्हें इतना ही पढ़ाने का शौक है तो अपने ही कोचिंग सेंटर में पढ़ा लेंगी। मैं इन्हें स्कूल से भी ज्यादा पैसा दे दिया करूंगा। लेकिन दोनों ही बाप बेटे इस बात को नहीं मानते हैं। विकास आते हुए उनसे बोल देता है कि पायल ने खुद हमें तलाक के पेपर भेजे हैं, लेकिन मैंने उन पर साइन नहीं किया है और ना कभी करूंगा। मैं इन्हें तलाक नहीं दूंगा। विकास बोलता है क्योंकि शादी सिर्फ जीवन में एक ही बार होती है और ये 7 जन्मों का रिश्ता है जो इन्होंने मेरे साथ जोड़ा है। मैं पायल को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसको अपने घर रहना है तो रहे, मैं तलाक नहीं दूंगा। जब इसकी मर्जी हो तो ससुराल आ सकती है। इतना कहकर विकास अपने घर लौट आता है। समय ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन पायल नहीं आई। विकास का भी अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। वो भी कई कंपटीशन के फॉर्म भरना शुरू कर देता है। उधर पायल भी स्कूल में पढ़ाती है और वहीं से अपने मायके लौट जाती थी। उसके मायके से भी स्कूल की दूरी उतनी ही पड़ती थी। अब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई एक दूसरे को कॉल तक नहीं करता है। हरिश्चंद्र जी ने विकास से कई बार कहा था कि बेटा बहू को मना कर वापस ले आओ, लेकिन विकास दोबारा उसे लेने के लिए नहीं जाता है। कहता है कि पापा जब बात उनकी समझ में आएगी तो अपने आप आ जाएगी। मैं अब वहां जलील होने के लिए नहीं जाऊंगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद यूपीएससी की वैकेंसी निकल जाती है तो विकास भी फॉर्म को भर देता है। विकास दिन रात एक कर देता है और अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करता है।
अब उसे किसी दूसरे काम में उलझने की फुर्सत नहीं थी। वो घर के कामों के लिए भी एक नौकर रख लेता है क्योंकि कोचिंग सेंटर से उसे अच्छी इनकम हो रही थी। वो अपना पूरा समय पढ़ाई को देता है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ 3 ही काम बचे थे: खाना खाना, पढ़ाई करना और सोकर आराम करना। क्योंकि विकास के दिल दिमाग में एक जुनून सवार था। उसकी पत्नी एक छोटी सी नौकरी कर रही थी और उसे अकेला छोड़कर जा चुकी थी और 10-12 हजार रुपए की नौकरी का उसे ताना मार कर गई थी। वो सोच रहा था कि मुझे कुछ तो बड़ा करना ही है अपनी जिंदगी में। दोस्तों, वो एग्जाम देता है और रिजल्ट अपने आने पर देखता है कि वो पास हो गया है। फिर एग्जाम निकाल देता है। अब 3 महीने का समय रह जाता है मेंस के लिए। वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, मुझे जरा भी डिस्टर्ब मत करिएगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मैं अच्छे से आगे की तैयारी करना चाहता हूँ। दोस्तों, वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, बिल्कुल भी किसी से कोई मतलब वास्ता नहीं रखता, फोन को भी स्विच ऑफ कर देता है और पढ़ाई में जुट जाता है। और जब 2 महीने बाद मेंस होता है तो वो मेंस भी निकाल देता है। अब इसके बाद वो इंटरव्यू को भी पास कर देता है, उसको वहां भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, वो अब आईएएस अधिकारी बन जाता है। उसे एक डीएम की उपाधि मिल जाती है और उन्हें एक जिले का चार्ज सौंप दिया जाता है। जिलाधिकारी बनने के बाद वो हर काम की बारीकी से छानबीन करता है और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों से उसके पास एक सरकारी हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही थी। बहुत से गरीब लोग उनकी शिकायत पेटिका में अपनी शिकायत डालकर जा रहे थे कि इस सरकारी अस्पताल में मरीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनसे जबरदस्ती ज्यादा पैसों की मांग की जा रही है और एक्सपायर्ड दवाइयां चलाई जा रही हैं। कोई भी दवा अपना असर नहीं दिखाती है और हॉस्पिटल के डॉक्टर मरीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जब शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी तो डीएम साहब इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लेकिन ऐसे सीधा एक्शन नहीं ले सकते थे क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल था और सभी एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ ड्यूटी दे रहे थे। अगर कहीं ये बात झूठ निकल गई, हॉस्पिटल या डॉक्टर को बदनाम करने की कोई साजिश हुई हो, तो हमारे ऊपर बहुत सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। इसलिए वो फैसला करते हैं कि मैं अकेला ही मजदूर का भेष बदलकर हॉस्पिटल जाऊंगा और इस बात की पुष्टि करूंगा। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है। बोलता है कि फटे पुराने गंदे कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में क्या करने जाएगा। डीएम साहब बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गार्ड नहीं मानता। अब मजदूर यानी डीएम साहब अपनी जेब से एक 50 रुपए का नोट निकाल कर उसे उसके हाथ पर रख देते हैं तो गार्ड उन्हें खुशी खुशी अंदर जाने देता है। डीएम साहब अंदर जाकर चारों तरफ निगाह घुमा फिरा कर देखते हैं तो वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी। जितने बेड थे उससे कई ज्यादा मरीजों को भर्ती कर रखा था। किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। एक बेड पर दो दो मरीज लेटे हुए थे। कुछ मरीजों को नीचे फर्श पर ही लिटा दिया था। कोई सिस्टम से इलाज नहीं चल रहा था। मरीजों के परिजन डॉक्टर के आगे पीछे थे लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी फर्श पर लेटे एक मरीज पर उनकी नजर पड़ती है। वो मरीज उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जब वो उसके करीब जाते हैं तो उस महिला मरीज को देखकर दंग रह जाते हैं। जोर से चिल्लाते हैं कि पायल, तुम्हें ये क्या हो गया है। पायल की हालत बहुत बुरी थी। वो तेज बुखार की वजह से दर्द में कराह रही थी। जब डीएम साहब उनकी दवाइयों को चेक करते हैं तो सभी दवाइयां एक्सपायर थीं। तो डीएम साहब खड़े हो जाते हैं और जोर से बोलते हैं कि यहाँ क्या मजाक चल रहा है, मैं यहाँ के सभी डॉक्टर को सस्पेंड कर दूंगा। तभी दो डॉक्टर वहां से गुजर रहे थे। उसको ऐसे चिल्लाता देखकर उनमें से एक डॉक्टर उनके पास आता है और बोलता है कि दो कौड़ी के आदमी, अपनी औकात मत भूल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें सस्पेंड कराएगा। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तो डीएम साहब उसका हाथ पकड़कर उल्टा उसके गाल पर
एक जोर का थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर और भी स्टाफ वहां इकट्ठा हो जाता है और उनके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो मजदूर कहता है कि खबरदार, किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जिला का कलेक्टर हूँ। इतना सुनते ही पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच जाता है। तभी डीएम साहब अपना फोन निकालते हैं और पास के पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं। सभी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया जाता है। इससे अलग एक फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है और सभी मरीजों की दवा को चेक कराया जाता है। ज्यादातर मरीजों की दवा एक्सपायर ही निकलती है। इसके बाद डीएम साहब डॉक्टर पर केस दर्ज कर देते हैं। उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता है। फिर वो पायल के पास जाते हैं और पायल से बोलते हैं कि पायल उठ जाओ, अब मैं आ चुका हूँ। पायल अपनी आंखें खोलती है, देखती है कि विकास है। विकास अपने बारे में बताने ही वाला था कि मैं डीएम बन चुका हूँ, लेकिन पायल पहले ही बोल देती है कि मुझे इन सब बातों का पहले ही पता चल गया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना विकास। विकास उसको चुप कराता है, कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसे गोद में उठाता है। तब तक उनका ड्राइवर भी गाड़ी लेकर पहुंचता है। अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चलो। इसके बाद पायल का अच्छे से इलाज होता है और वो 1-2 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो विकास पायल से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई थी। तो पायल बताती है कि जब मैंने आपको तलाक के लिए पेपर भेजे थे, उसके 6 महीने बाद ही पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उनका इलाज भी इसी हॉस्पिटल में चला, लेकिन वो बच न सके क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं थी कि वहाँ एक्सपायर दवा दी जाती है। और 1 साल बाद मेरी नौकरी भी छूट गई थी, मुझे नौकरी से हटा दिया जाता है। स्टेशन के चलते मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी और कुछ समय के बाद तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई तो पास पड़ोस वालों ने यहीं एडमिट कर दिया। इसके बाद का तो आपको मालूम है, अगर आप वहाँ ना पहुँचते तो मैं भी आज इस दुनिया में ना होती। विकास इस बात पर पायल के होठों पर अपना हाथ रख लेता है। फिर पायल कहती है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी थी। तो विकास कहता है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, वो सब तुम्हें वो सब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बड़ी बात है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और मैंने तो पहले ही उन तलाक पेपर पर साइन नहीं किया था। मैंने पहले भी बोला था कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है और मैं इसको मरते दम तक ऐसे ही निभाऊंगा। और आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं आज भी तुम्हारा ही पति हूँ। अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो। ये बात सुनकर पायल फूट फूट कर रोने लगती है और विकास के पैरों को पकड़ लेती हैं। डीएम साहब उन्हें उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। डीएम साहब उस हॉस्पिटल के लिए कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हैं कि हॉस्पिटल में दोबारा से नए डॉक्टर नियुक्त किए जाएं और हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज कराया जाए। इसके बाद हॉस्पिटल में नए और काबिल काबिल डॉक्टर नियुक्त होते हैं और हॉस्पिटल की कंडीशन बहाल होती है और हॉस्पिटल शहर का टॉप सिटी बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब